हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले में दोस्त प्रश्नावली 4.1 के आपके 10वें से लेकर 13वें नंबर के क्वेश्चन को करने वाले मेरे दोस्त। यहाँ पर हमने 10 नंबर प्रश्न को नोट कर दिया है। क्या कह रहा है मेरे दोस्त प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, तो हमें पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एक चीज और है मेरे दोस्त, इसके पहले हमने 1 से लेकर 9 तक के जो प्रश्न है उनको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो वो आपने प्रश्न नहीं देखिए मेरे दोस्त, तो जाकर हमारे पिछली वीडियो के देखिए, वहां पर मैंने बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है मेरे दोस्त, समीकरण बनाना होता है सबसे पहले। अभी तक क्या था कि इसके पिछले वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो वहां पर समीकरण दे रखा था। तो कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत मतलब क्या होता है, धनात्मक भी बोल रहा है, क्रमागत भी बोल रहा है। इसका मतलब एक के बाद जब दो आता है, तीन आता है, चार आता है, पांच, ऐसे ये क्रमागत संख्याएं हैं। और धनात्मक बोल रहा है यानी कि प्लस का 1 होगा, प्लस का 2 होगा, प्लस का 3 होगा, प्लस का 4 होगा। ये हमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या है, लेकिन कुछ देखिए मेरे दोस्त, जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, ये सब क्या है, डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा प्लस का। ठीक है, ये धनात्मक क्या है, संख्या है कि नहीं मेरे दोस्त, है ना। तो यहाँ पर मानेंगे मेरे दोस्त कि माना पहली संख्या x है, पहली संख्या x है, अतः दूसरी संख्या x प्लस का 1 होगी। अब इसको समझिएगा मेरे दोस्त, मैंने यहाँ पर बताया आपका कि क्रमागत मतलब होता है एक के बाद एक चल रहा है। ठीक है, हमने कहा दिया यहाँ पर पहली संख्या x है, तो अगली संख्या क्या होगी, x प्लस 1 ही होगी ना। हमें पता नहीं कि कौन सी दो संख्याएं हैं, लेकिन आगे पीछे की दो संख्याएं होंगी। ठीक है, आगे ही पीछे की दो संख्याएं होंगी और कोई नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्रमागत मतलब क्या होता है, क्रम अनुसार। जैसे 11 है तो अगली संख्या 12 हो सकती है, 12 है तो अगली संख्या 13 हो सकती है, इसके पिछले वाला भी संख्या हो सकती है, 12 तो इसके पिछले पीछे वाली संख्या 11 हो सकती है। तो क्रमागत संख्या मतलब क्रम अनुसार। हमने मेरे दोस्त यहाँ पर क्या किया, पहली संख्या एक संख्या मानी कि x है भैया, चलिए ठीक है x मान ली। तो दूसरी संख्या क्या होगी, अगर आप देखोगे तो 11 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो 12 आएगा कि नहीं, अगला आ गया। अब 12 में प्लस 1 ऐड किया तो अगला आएगा कि नहीं, 13 आ गया। 13 में प्लस 1 ऐड किया तो क्या हो गया, अगला आएगा कि नहीं मेरे दोस्त, 14 आएगा कि नहीं। अब कहोगे यस सर आएगा। वही बात है, जब हमने एक संख्या x मानी है मेरे भैया, तो अगली संख्या क्या होगी, x प्लस का 1 होगा कि नहीं, डेफिनेटली होगा। अब देखिए मेरे दोस्त प्रश्नानुसार लिखिए, यहां तक अगर समझ में आया यह जो चीजें मैंने बनाई, तो आगे देखिए प्रश्नानुसार। यहां पर बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब ये भी है कि धनात्मक पूर्णांक सर आपने उसके बारे में नहीं बताया। धनात्मक पूर्णांक कुछ नहीं होता है भैया। पूर्णांक क्या होता है, जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर बताया था। ठीक है, जितने भी आपके जो नंबर होते हैं पूर्णांक होते हैं। धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब इनका गुणनफल मतलब होता है गुणा। तो पहली संख्या x है तो x भैया, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। और दूसरी संख्या जो आपका है x प्लस का 1, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है गुणनफल। तो x का गुणा दूसरी संख्या, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल क्या है, 306 है मेरे दोस्त। पहली संख्या हमने x मानी तो x, और दूसरी संख्या ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस का 1, क्योंकि 2 है, बराबर 306 में दोस्त। इसी को सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका इसमें गुणा होगा मेरे दोस्त तो एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का x। इस 306 को इधर लाइए तो माइनस का 306 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से बोला है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। तो क्वेश्चन में तो बस इतना ही करने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया हमें पूर्णांकों को भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। प्रश्नावली 4.a में दिया है डॉक्टर मनोरे सर की बुक में। ठीक है, लेकिन मैं तो अभी तक हमने इस समीकरण को सोल्व करना नहीं पढ़ा। बहुपद में हमने गुणनखंड को सोल्व करना पड़ा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ये आपका बहुपद है, इसको सोल्व करना हमने पढ़ा है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी सोल्व होगा। ठीक है, उस विधि से यहाँ पर यह सोल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 को दो भागों में बांटते हैं कि गुणा करने पे यह वाला भाग आ जाए और जोड़ने घटाने पे यही आ जाए, यानी कि प्लस का अगर 3x और 2x कर लें
3 का गुणा 2 में कराएंगे मेरे दोस्त 3 दूना 6 होता है, और 3 प्लस का 2 करेंगे तो आपको ही पता है 5 होता है। ठीक है, तो प्लस का 6 हो जाएगा, दो दो का पेयर बना लेते हैं, इन दोनों में x कॉमन होगा। ठीक है, जिन भाइयों ने पढ़ा उनको तो आ रहा होगा। x कॉमन लेंगे, यहाँ पर एक x बाहर चला जाता है, यानी कि x बचेगा, प्लस का यहाँ से x बाहर चला गया तो 3 बचा, प्लस का यहाँ पर 2 कॉमन होगा इन दोनों में, क्योंकि 2 में भाग इसमें भी चली जाएगी इसमें भी चली जाएगी। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 3। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 बाहर चला गया, x बचा, यहाँ से जब 2 से 6 में भाग लगाएंगे तो 3 बार भाग जाएगी, तो 3 को लिख लिया। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यानी कि पुनः x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन ले लेंगे मेरे दोस्त x प्लस का 3 को, तो यहाँ पर बचेगा x मेरे दोस्त, यहाँ पर बचेगा प्लस का 2। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद को सॉल्व करने का प्रोसेस था। ठीक है, वही काम यहाँ पर भी कर सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई सॉल्व क्यों करना। अगर यहाँ पर बोला भी है हमें पूर्णांक याद कीजिए, अगर आप पीछे देखोगे तो आंसर भी दिया है, लेकिन यहाँ पर कहीं बोला ही नहीं है कि आप इसे सॉल्व करो। अभी हमने सॉल्व करना नहीं भी पढ़ा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए बहुपद के बारे में बताया, इसको सॉल्व मैं कर देता हूँ। अगर आपके मन में डाउट्स होगा कि सर को शायद क्यों सॉल्व नहीं कर रहे, वैसे सॉल्व नहीं करो तब पर भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, यहीं तक लिखकर छोड़ देना है। पता नहीं क्यों सॉल्व किया है, तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, चलिए ठीक है। 306 को क्या कीजिए, टाइम फैक्टराइजेशन कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है कि 2 नंबर कौन से होंगे, कि अभी रहने दीजिए, सॉल्व मत कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत डिटेलिंग में बताऊंगा, तब जाकर और अच्छे से आपको समझ में आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, जो 11वां प्रश्न है उसको बताता हूँ। सारे प्रश्नों में यही करना है कि सिर्फ द्विघात समीकरण हमें फॉर्म करके छोड़ देना है। ठीक है, तो मैं मिटाकर 11वें प्रश्न को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अगला जो प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, 480 किलोमीटर की दूरी एक रेलगाड़ी समान चाल से मेरे दोस्त तय करती है। आगे बोल रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले ही बोल रखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ लिखना है। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त बहुत सारे टीचर इसको सॉल्व करा देते हैं, और पीछे भी सॉल्व करके आंसर ही दिया है, लेकिन अगर आप नहीं सॉल्व करते कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों सॉल्व, देखिए क्योंकि यह प्रश्न जो होगा ना थोड़ा टफ आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण के रूप में जब लिखेंगे ना थोड़ा टफ आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले बेसिक सोचता हूँ पढ़ाऊं, फिर से जाकर उसका एक लेवल नेक्स्ट चलें। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीजें पूछता है वो हम मान लेते हैं। पूछ रहा है हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो मानेंगे मेरे दोस्त, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर किमी प्रति घंटा, यानी कि x किलोमीटर प्रति हावर है। हमने यह मान लिया। ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए ध्यान से, समय बराबर जो होता है मेरे दोस्त, फार्मूला होता है कि समय बराबर होता है कि दूरी बटे चाल। क्या होता है मेरे दोस्त, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पर बोला है एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त, पहले कंडीशन में प्रारंभिक समय, प्रारंभिक रुक जाइए 1 मिनट, आप ऐसे लिख सकते हैं ना, एक समान चाल से, एक समान चाल से रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो जा रहा, समय इक्वल टू, ध्यान समझिए, मैंने लिखा एक समान चाल से रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, दूरी कितनी है टोटल, तो 480, तो मेरे दोस्त 480 को नोट कर लीजिए, बटे चाल कितना है, चाल हमने यक्स माना है तो यक्स रख देंगे, यह हो जाएगा घंटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बट्टे चाल, घंटे लिखते हैं भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा घंटा। ठीक है, यह आपका क्या है, एक टाइम है। ठीक है, ये मत सोचिए कि वैल्यू लिख दिया, टाइम है। ठीक है ना,
आगे मेरे दोस्त हम लोग देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो यहाँ पर नोट कर देंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 8 किमी प्रति हावर कम हुई तब क्या हुआ, चाल, तब चाल, चाल क्या होगा मेरे दोस्त ध्यान समझिए, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम हुई तब चाल बराबर हो जाएगा आपका यक्स माइनस का 8, क्योंकि प्रारंभ में जो है उसकी चाल जब यक्स थी तब उसने 480 बट्टे यक्स लिखा, घंटा का कुछ टाइम लिया, ठीक है। बाद में कंडीशन दे रखा है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो जो चाल है उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे तो यक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति हावर अब हो गया है, ठीक है। आगे मेरे दोस्त ध्यान समझिएगा यहाँ पर, अब देखिए, अतः रेलगाड़ी द्वारा लगा समय क्या हो जाएगा मेरे दोस्त ध्यान समझिएगा, अतः रेलगाड़ी द्वारा लगा समय हो जाएगा 480 बटे समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, उतनी ही दूरी तब पर भी वो ट्रेवल कर रही है रेलगाड़ी, ठीक है। और उस समय चाल जो है एक्स माइनस का 8 है, यहाँ पर हो जाएगा घंटे। क्यों मैंने मेरे दोस्त इसको लिखा घंटे को निकाला, तो इसको भी हम लोग समझेंगे अभी, इसको मिटा दीजिए, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा दिया क्योंकि जगह नहीं था। क्योंकि मेरे दोस्त हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है, ये आपको पता हुआ, समीकरण बनाकर क्या करना होता है, सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व नहीं करना है, वैसे तो यहाँ पर लिख रखा है लेकिन सॉल्व हमें नहीं करना, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न अनुसार समय के अनुसार ही करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, रेलगाड़ी एक समान चाल से, एक समान चाल से रेलगाड़ी द्वारा लगा समय बराबर 8 किलोमीटर, ऐसे लिख लीजिए 8 किलोमीटर में, तो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा आपको, मीटर प्रति आवर घंटे की चाल कम होने के बाद लगा समय, होने के बाद लगा समय। ध्यान समझिएगा मेरे दोस्त, मैंने लिख दिया कि एक समान चाल से रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, समय इक्वल टू हम समय लिखने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि मैंने बताया मेरे दोस्त LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। जब भी मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो बताया था, 2-4 बार रैखिक समीकरण जब स्टार्ट किया तो वहां पर भी बताया था, तो यह मान इस मान के बराबर होना चाहिए इस कंडीशन में जब हम समीकरण को बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस होगा मेरे दोस्त ध्यान समझिए, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है। यानी कि मेरे दोस्त ध्यान समझिए, एक रेलगाड़ी समान चाल से रेलगाड़ी द्वारा लगा समय है जो ना, उसी दूरी को जब दूसरी बार वो तय कर रहा है तो कितना 3 घंटा अधिक समय ले रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर समय या ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा 3 का, तो यह वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। जितनी भी दूरी है मेरे दोस्त उसको जब तय कर रहा है तो पहली बार में मान लीजिए अगर आपका जो है जब एक समान चाल से चल रहा है तो जो समय लग रहा है मान लीजिए 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। जब एक समान चाल से चल रहा है तो 5 घंटे लग रहा है, जब उसमें 8 किलोमीटर कम कर दे रहे हैं उसकी चाल में तो 3 घंटा क्या कर रहा है, अधिक समय लग रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो दूसरी बार लग रहा है उसमें अगर आप देखोगे तो 3 घंटा अधिक समय लग रहा है, यानी कि 8 घंटे लग रहा होगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को बैलेंस करने के लिए -3 करना पड़ेगा कि नहीं, आप खुद बताओ। मैंने ये बताया मेरे दोस्त, पहली बार अगर मान लीजिए 5 घंटे लग रहा है तो 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है अगली बार, तो उसमें जोड़ दीजिए तो 8 घंटे लग रहा होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS करना है कि यह मान इस मान के बराबर करना होता है, तो -3 जब करेंगे तो यहाँ पर जब घटेगा तो 5 ही तो होगा, यानी कि इधर वाला मान में दोस्त इधर वाले मान के बराबर हो जाएगा। वही हम यहाँ पर कह रहे हैं, एक समान चाल से रेलगाड़ी द्वारा लगा समय जो है 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल कम होने के बाद लगा समय -3, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया जो चीजें मैंने बताया। अब देखिए क्या करेंगे, एक समान चाल से रेलगाड़ी द्वारा लगा समय हमने निकाला है यह,
इसको नोट कीजिए 480 बटे यक्स बराबर, अब 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से कम होने के बाद लगा समय निकाला है क्या, 480 बटे यक्स माइनस 8, 480 बटे यक्स माइनस का 8 अब माइनस का 3। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपका कुछ ऐसा हमने निकाल रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो क्षेत्र की लंबाई मीटर में यानी ज्ञात करना है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की। भूखंड मतलब होता है जो भूमि होता है ना, खेत होता है आपका, यहाँ पर जो हमारा खेत है ना ये आयतकार फॉर्म में है, ऐसा खेत ही मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसकी लंबाई कुछ है और मेरे दोस्त इसकी चौड़ाई भी कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, वह कुछ कंडीशन दे रखे है उसके हिसाब से, ध्यान से समझिए, कंडीशन के हिसाब से हम लोग मानते हैं। यहाँ पर कह रहा है क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो लंबाई है ना चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त मान लेंगे कि माना आयताकार आयताकार भूखंड की चौड़ाई यक्स है, चौड़ाई यक्स मीटर है। ठीक है मेरे दोस्त, हमने कह दिया कि माना आयतकार भूखंड की चौड़ाई यक्स मीटर है। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे समझिए बात को। यहाँ पर लिखा है एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर, ये दे रखा है, तो क्षेत्रफल दे रखा है और क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर अब कह रहा क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है। हमने मान लिया आयतकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो यक्स है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, यह आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर जब चौड़ाई है तो लंबाई क्या हो जाए, दोगुने से एक अधिक, यानी कि 2x प्लस का 1। यहाँ पर बोला है भैया क्षेत्र की जो लंबाई है, ये जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के दोगुने, चौड़ाई को हमने x माना यानी कि दोगुना यानी कि 2x हो जाएगा, गुणा ही होगा ना 2 का, 2x से एक अधिक यानी एक जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार, बस आ जाइए, इतना करने के बाद प्रश्नानुसार आ जाइए, आराम से हो गया। हमें पता है आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला, अगर आपको याद नहीं हो तो याद कर लीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड है ना, हाँ भूखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई है। ठीक है, अब देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई है। यहाँ पर देखोगे समझोगे मेरे दोस्त, यहाँ पर दिया हुआ है क्षेत्रफल 528, तो 528 रख दीजिए, लंबाई है 2x प्लस का 1, तो 1 को रख लीजिए मेरे दोस्त, और चौड़ाई है x। ठीक है, पलट कर लिख दीजिए तो x ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस का 1 बराबर 528, इसका गुणा करा लीजिए तो 2x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा प्लस का x हो जाएगा 528, ट्रांसफर कर लीजिए। यहाँ पर छोटा सा एक मिस्टेक होगा, x का गुणा इसमें होगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का x, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस का 528 बराबर 0। ठीक है, यह आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण, यही हमें निकालना है। यहाँ पर बोला है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, अभी मैं ही ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला इस समीकरण रूप में लिखिए, इस जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है इसको समीकरण रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया। कहीं पे भी डाउट रह जाता है आपका भाई यहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, मैं इसको मिटाकर जो हमारा लास्ट प्रश्न है 13 नंबर उसको भी बता देता हूँ। अच्छा प्रश्न भी, आसान प्रश्न, जल्दी से वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,